हेडिंग क्या रहेगा स्टूडेंट? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई स्केलर क्वांटिटी। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, मैंने मैग्नीट्यूड भी बताया, डायरेक्शन भी दे दिया। और वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा माइनस भी का मतलब क्या है? भी और माइनस भी में कौन पॉजिटिव वेक्टर कौन निगेटिव वेक्टर? इससे कौन पॉजिटिव वेक्टर है कौन नेगेटिव? इसमें माइनस लगा दिया, इसमें माइनस नहीं था, दोनों ही। फर्स्ट क्लास है आपका, पहले का लेक्चर देखे हैं? अच्छा पहले का लेक्चर नहीं देखने से तो प्रॉब्लम हुआ। कब मतलब ऑफिस से बात किए हैं या डायरेक्ट आए हैं? ऑफिस से आए हैं। कौन सा स्कूल है? क्लास 11th के लिए? 11th क्लास ना? ओके ओके। ये क्लास 11th का बैच है। आप कौन सा क्लास अभी कौन सा बोर्ड दिए हैं? 10th 12th दिए हैं? सर नीट का नहीं है क्या? तो स्टूडेंट आज के बाद कोई वेक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। कहीं भी मुझे ये बोलते हुए नहीं सुनिएगा कि एक वेक्टर पॉजिटिव है एक वेक्टर नेगेटिव है। नेगेटिव साइन उसके सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा। तो माइनस भी का मतलब आप ए लिखेंगे, -2 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, करेक्ट है। और इसी को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड माइनस टुवार्ड्स ईस्ट, और ईस्ट के डायरेक्शन में अगर माइनस लगा दिए तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वेस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेस्ट बन जाएगा। तो ये हो गया। तो सर आपने इसको ऐसे क्यों किया? तो मैं अपना सेम पैटर्न पे आ रहा था। किसी वेक्टर को बताने के लिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ से नेगेटिव हटा दिया और उसको डायरेक्शन के साथ जोड़ दिया, राइट। तो 2 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स वेस्ट। अब देखो भाई, अब कंपेयर करते हैं। किसी वेक्टर में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन जस्ट 180 से उल्टा हो जाता है। बोली सही बोला? एक था ईस्ट, दूसरा क्या हो गया? वेस्ट। एक था ईस्ट, अब क्या हो गया? वेस्ट। कितना से उल्टा हो गया? जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये आज के बाद पूरे फिजिक्स में काम में लाएंगे। करेक्ट है? लिखिए, यहाँ से यहाँ तक आने के बाद इफ़ एनी वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई -1, नोट करके लिखिएगा, इफ़ एनी वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई -1 देन मैग्नीट्यूड आर सेम, ऐसे लिखिएगा, देन वी गेट न्यू वेक्टर, देन वी गेट, वही पुराना वाला वेक्टर रहेगा या नया वेक्टर हो जाएगा? नया वेक्टर हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन उल्टा हो गया ना। देन वी गेट ए न्यू वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड आर सेम। यहाँ देखो स्टूडेंट, हेडिंग बनाते हैं, लगना चाहिए ना हेडिंग है, फिर नीचे से थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। रिवीजन करोगे तो पता चलेगा कहाँ पे कौन सा पॉइंट है। हेडिंग एकदम अच्छे अंडरलाइन करके बनता है। देन वी गेट ए न्यू वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड्स आर सेम, मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन आर जस्ट अपोजिट, बट डायरेक्शन आर जस्ट अपोजिट।
चलिए याद रखिए। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल बाद में कंक्लूड कर दूंगा क्योंकि मैंने क्या सिखाया। स्टूडेंट यहाँ पे भी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट। तो टू भी क्या वही वेक्टर रहेगा या एक नया वेक्टर बन जाएगा? नया बनने का वजह मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया। मैग्नीट्यूड क्या हो गया 3 से हो गया 6, राइट। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन सेम रहेगा। मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि किसी वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, राइट, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा। करेक्ट है। तो ये 2v को क्या हम लोग एक नया वेक्टर का नाम दे सकते हैं? दैट इज कॉल्ड v1। दैट इज कॉल्ड व्हाट? वही v बोलेंगे या v1 बोलेंगे? अब एक नया वेक्टर बन गया। करेक्ट है। तो इसको क्या लिखेंगे 6 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट। इसको लास्ट में कंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब -3 भी बोल रहे हैं तब स्टूडेंट, तो -3 भी के लिए सर हो जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट। इस माइनस को यहाँ जोड़ देंगे क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग करना है। तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स वेस्ट। इस एग्जाम्पल और इसको क्या भी बोलते रहे या v2 कर दें? अब किसी वेक्टर को और निगेटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, करेक्ट, तो आपका वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहता है? वही रहता है या जस्ट उल्टा हो जाता है? जस्ट उल्टा हो जाएगा। करेक्ट है। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन वही का वही रह जाएगा, निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये रूल है। अच्छा स्टूडेंट, v1 का और v का यूनिट सेम है या डिफरेंट है? यूनिट 3 मीटर पर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड सेम क्यों रह गया सर? सेम रहा क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो अपने साथ कोई यूनिट नहीं लेकर आया है, लेकिन जिससे मल्टीप्लाई करते हो अपने साथ अगर कोई यूनिट लेकर आता तो क्या यूनिट सेम रहता या अलग दिखता? अलग दिखता। करेक्ट है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, बोलिए लीनियर मोमेंटम का फार्मूला। मोमेंटम का फार्मूला, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है m इंटू वी मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर, नॉट स्पीड। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो जो हम लोग m इंटू वी बोलते हैं स्पीड, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखो भाई, इसमें कितना टर्म बोलना है, रिप्लाई करना है? बोले 2 टर्म। 2 टर्म का प्रोडक्ट है। इसमें ए टर्म कौन सा है? वेक्टर क्वांटिटी। मास क्या था? वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? तो किसी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? स्केलर क्वांटिटी से, वो भी पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से। तो क्या बोल सकते हैं कि इस, और आपको भी क्या सिखाया हूँ, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। मतलब आज के बाद जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा वही मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। सही है। जो डायरेक्शन v का रहेगा वही डायरेक्शन किसका रहेगा? p का रहेगा। v और p का डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? क्या बोलकर? ये कम से कम 100 टाइप्स आएगा फिजिक्स में। दूसरा चैप्टर में इसका बहुत भयानक यूज करेंगे। यहाँ पे पहला बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज के बाद किसी वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज। इसका थोड़ा सा एक डेमो दे रहा हूँ, हालांकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी आगे चल के जब रेस्ट एंड मोशन में पढ़ाएंगे तो एवरेज वेलोसिटी पढ़ाऊँगा। कौन सा? और एवरेज वेलोसिटी पढ़ाएंगे तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? तो इसको 1 ऐसे तोड़ देंगे, 1/Δt इंटू डेल्टा आर। ये भी 2 टर्म का प्रोडक्ट है। कौन कौन सा? डेल्टा आर और 1/Δt। चेंज इन टाइम ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बोले चेंज इन टाइम ही तो है जो बढ़ते जा रहा है, पीछे थोड़े जा रहा है भूतकाल में। फ्यूचर टेंस में हम लोग कहाँ पास्ट टेंस में आ रहे हैं, फ्यूचर टेंस में प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। तो एक्चुअल में ये है, ये जो ए स्मॉल ब्रैकेट है वो है पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मल्टीप्लाई स्केलर क्वांटिटी से करते हैं तो इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो इसका डायरेक्शन के बराबर हो रहेगा। इसका डिफरेंट डायरेक्शन रहेगा, सेम रहेगा। तो अब समझ डेमो मिल गया कितना भयानक यूज होने वाला है, राइट।
समझ में आ गया? तो छोटा छोटा बात बड़ा बात बन जाएगा। करेक्ट है? दैट्स वाई यहाँ पे देखिएगा तो ये, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भी का यूनिट क्या होता है? बोलिए मीटर पर सेकेंड। अब पी का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट? इज इट मीटर पर सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड? तो डायरेक्शन तो सेम रहा इन दोनों का, बट यूनिट क्यों चेंज हो गया? क्यों चेंज हो गया वो मैं पूछ रहा हूँ। यस सर? नहीं सर, मास जो आया अपने साथ यूनिट लेकर आया, वहाँ पे 2 अपने साथ यूनिट लेकर नहीं आ रहा था, बट ये अपने साथ यूनिट लेकर आया है। तो अब इसका यूनिट और इसका यूनिट, इसका यूनिट सेम नहीं रहेगा। इसका यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड, इसका रहेगा केजी मीटर पर सेकेंड। समझे मैंने क्या पढ़ाने की कोशिश किया? समझ में आ गया है? लिखिए, सब एग्जाम्पल लिखना है। सब लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जितना जल्दी हो सके ले लो, क्योंकि वेक्टर ख़त्म होते ही मैं वहाँ से प्रॉब्लम का टिक लगाऊंगा। वो मतलब मास्टर बुक है मेरा फिजिक्स के लिए। और केमिस्ट्री में देखे होंगे कि मैं नोमेनक्लेचर का थ्योरी का PDF शेयर किया हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोग डाउनलोड करके कहीं पे कलेक्ट करते रहिएगा, बार बार नहीं भेजूँगा, ठीक है? वो टाइम निकाल कर भेजा जाता है। वैसे ही फिजिक्स का भी जितना चैप्टर चलेगा सबका, मैं तो थ्योरी, मेरा थ्योरी ही अल्टीमेट सबसे लास्ट में रहेगा, तो यही आपका मेन थ्योरी रहेगा। बट रेफरेंस बुक तो है ही आपके पास, थ्योरी लिखवाए हो, पढ़ सकते हो, बट फिर भी मैं कैटलिस्ट से भी थ्योरी का PDF शेयर करते रहूँगा। लाइक वेक्टर है तो क्लास स्टार्ट होते ही, अभी तो कर नहीं किया, जस्ट क्लास स्टार्ट हुआ है, तो कल कोई भी चैप्टर स्टार्ट होते ही मैं उसका PDF शेयर कर दूँगा थ्योरी का। अपना प्रिंट आउट करके या लैपटॉप से उसको थोड़ा एक बार पढ़ के आ सकते हो, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है? मतलब ट्यूशन करने का तरीका स्टूडेंट एक्चुअल में ये है क्या कि कोई थ्योरी अगर कोई टीचर पढ़ाने वाले हैं तो उसको खुद से ही 10% ही समझ में आएगा, एक बार पढ़ कर आइए, और तब मैं यहाँ पे समझ पढ़ाऊँगा तो लगा अच्छा यहाँ पे मैंने ये बात नहीं समझा था, यहाँ पे दिस इज करेक्ट वे। यहाँ तक ना है। मेरा ए क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा? वेक्टर। लिखना भी है, समझते भी रहिए, लिखते भी रहिए। ए है स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर ए को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक नया वेक्टर मिलेगा। करेक्ट? अब बोलिए, अगर लैम्डा पॉजिटिव है, मतलब लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लाइक 2, 3, -3 मास समथिंग, लाइक जो भी स्केलर क्वांटिटी है, राइट? लैम्डा का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो बी और ए का डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगा या पैरेलल होगा? सेम डायरेक्शन। देन डायरेक्शन ऑफ V is in the same direction as that of A. और लैम्डा का अगर वैल्यू निगेटिव है तब क्या बोलेगा? डायरेक्शन ऑफ B is just opposite with respect to A. इसको दो तरीके से समझते हैं, दो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, दो तरीका समझते हैं। अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और लैम्डा कोई यूनिट नहीं है, लाइक 2, 3 एक नंबर जस्ट है विदाउट एनी यूनिट,
मतलब इफ लैम्डा इज यूनिटलेस तो बी और ए का यूनिट डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। लिखिए देन यूनिट ऑफ ए एंड बी आर सेम। लेकिन अगर लैम्डा हैविंग सम यूनिट तब बी और ए का यूनिट सेम रहेगा या डिफरेंट होगा? तब तो ये मैंने कौन सा पढ़ाया? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। उसमें दो चीज़ मुझे सिखाना था कि लैम्डा का साइन क्या है और लैम्डा का यूनिट क्या है, और दोनों को दो कैटेगरी में डिवाइड करके समझा दिए हैं। लिख लीजिएगा, सही है? इसको हटाएं स्टूडेंट। चलिए, अच्छा वेक्टर का जो हम लोग रूल पढ़े हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, तो हम लोग लॉ ऑफ एडिशन पढ़े हैं। इसमें कितना लॉ भी पढ़ लिए हैं? बस एक बचा हुआ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट? लेकिन सपोज करो भाई a माइनस बी पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है? तो इसका फार्मूला जरूर डेवलप करेंगे, बट आपसे आज के बाद कोई पूछेगा दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का कोई रूल है, तो देयर इज नो रूल फॉर सब्ट्रैक्शन, देयर इज नो रूल फॉर। तो जब सब्ट्रैक्शन करना है, ए माइनस बी निकालना है, बट इसका कोई रूल, तब क्या कीजिएगा? एडिशन के ही मेथड से चलेंगे। किस मेथड से? तो भाई ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस माइनस बी, ए प्लस, और यहाँ देखिएगा माइनस बी, तो बी में -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो बी का डायरेक्शन रहेगा, जो माइनस बी का रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन जस्ट अपोजिट। तो माइनस बी और बी सेम वेक्टर है, अलग वेक्टर हो गया? अलग वेक्टर हो गया डायरेक्शन की वजह से, राइट? इसको ऐसे समझिए, ए है वेक्टर ए और ए है वेक्टर बी। यहाँ तक सही है? और थीटा है क्या? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। और ए डायगोनल क्या रिप्रेजेंट कर रहा था सर? ए प्लस बी। पैरेललोग्राम में कितना डायगोनल होता है? 2। ये ए डायगोनल तो समझ में आ गया, जो दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है वो है इन दोनों का रिजल्टेंट। बट इस डायगोनल का मतलब तो आप नहीं समझे हैं। ए है ए प्लस बी, तो ए वाला डायगोनल का, ए डायगोनल जो बनेगा वो एक्चुअली किसका मैग्नीट्यूड दिखाएगा? तो ए जो, ए अगर डायगोनल, दो डायगोनल होता है ना, ए डायगोनल अगर दो वेक्टर का एडिशन का मैग्नीट्यूड, तो दूसरा डायगोनल दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड दिखाता है। किसका? सब्ट्रैक्शन का। ऐसे यहाँ देखो भाई, ए है बी, तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस बी। ये अगर प्लस बी तो ये क्या रहेगा? जस्ट अपोजिट, करेक्ट है?
ए भी क्या रहेगा माइनस बी, और ए क्या रहेगा ए, अगर ए वेक्टर ए है तो ए भी क्या रहेगा ए रहेगा। अब मुझे जो किसको जोड़ना है, दो वेक्टर को, उन दोनों वेक्टर का नाम क्या है, ए वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी। वी आर ऑल्सो एडिंग टू वेक्टर जिसका नाम क्या है वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी। और पैरेललोग्राम लॉ लगाइए, किसी भी दो वेक्टर को अगर पैरेललोग्राम से ऐड करते हैं तो उसको दोनों वेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट से रिजल्टिंग क्या होता है पास करता है। बोलिए हाँ या ना। जो ए और बी के लिए ये वही तो ए और माइनस बी के लिए करेंगे, और ए डायगोनल और ए डायगोनल आपस में क्या रहेगा, ए पैरेललोग्राम है डिफरेंट है, एरिया वाइज सेम है, एरिया वाइज सेम ही था, तो ए और ए आपस में क्या रहेगा पैरेलल रहेगा, करेक्ट है। और किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं वेक्टर विल नॉट चेंज, दैट्स वाई ए किसको रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस माइनस बी, तो क्या बोल देंगे ए माइनस बी, क्या बोल देंगे ए माइनस, डायग्राम ड्रॉ कीजिए बढ़िया से। थीम समझ में आ गया। अच्छा स्टूडेंट, ए एंगल थीटा, ए एंगल थीटा, तो ए एंगल कितना 180 माइनस थीटा। तो आज के बाद किसी भी वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो वेक्टर ए और माइनस बी के बीच में एंगल क्या रहेगा 180 माइनस थीटा रहेगा। देखिए मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ए माइनस बी का, क्या निकालना है लिखना है स्टूडेंट। अब दो वेक्टर का, कल का क्लास नहीं आए थे, कल का क्लास फॉलो किए हैं, हालांकि क्लास मिस तो करना ही नहीं है बट फिर भी मैं यहाँ देखिए जहाँ पे ऑफिस में भैया बैठते हैं उस ऑफिस में जहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस होता है, नहीं तो आगे बैठते हैं कुणाल, उन दोनों में से किसी का भी आज व्हाट्सअप नंबर लेके जाना है। एट वर्स्ट किसी का भी, मानते हैं कि तबीयत खराब हो गया, कुछ भी इमरजेंसी हो गया, नहीं क्लास कर पाए, तो उसी दिन रात के 10 बजे तक या नेक्स्ट डे वीडियो लेक्चर मांग लेना है, लेकिन रेगुलर मत कीजिएगा इमरजेंसी के लिए, ठीक है। अब तब जाकर क्लास आपको समझ में आएगा, नहीं तो क्लास थोड़ा सा उलझा हुआ नज़र आएगा, क्लाउडी रहेगा, या बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्लास कल का क्लास का कंटिन्यूटी है, राइट। एक क्लास कल का क्लास का ही कंटिन्यूटी है। और इनिशियल में तो भाई अब मैं पहले ही बोला हूँ बहुत टफ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और फिजिक्स है, तो इसमें तो आप मिस करोगे तो बहुत लॉस हो जाएगा। ये 9th और 10th नहीं है कि आप टीचर को पकड़ लोगे, इसे देखते हैं मैं एकदम लाहे चल रहा हूँ, स्लो चल रहा हूँ। अब बोलिए दो पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या था स्टूडेंट, ए स्क्वायर, देखो भाई बी का मैग्नीट्यूड और माइनस बी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा सेम ही रहेगा, सेम रहेगा, बी स्क्वायर प्लस, अब बताइए ए और माइनस बी का एंगल कॉस थीटा में तो क्या था एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन, तो आप कौन सा दो वेक्टर को जोड़ रहे हो ए और बी को या ए और माइनस बी को, तो एंगल किसका लेंगे ए और बी का या ए और माइनस बी का, तो थीटा पुट करें यहाँ पे या 180 माइनस थीटा पुट करें, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, समझे। लिख लीजिएगा, लिखिए सब कुछ यहाँ से लगाइए। अब फाइनल कंक्लूजन यहाँ देखिए, अब आज के बाद अब कोई पूछेगा कि सब्ट्रैक्शन का रूल है या नहीं, तो बोलना है कि नहीं है, बट फार्मूला निकाल सकते हैं एडिशन के कॉन्सेप्ट लगाकर, राइट। तो ए प्लस बी का फार्मूला
प्लस 2ab cos थीटा, और इसका यहाँ पे ए थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पे ए थीटा क्या है, ए थीटा ए एन बी, ए था ए एन माइनस बी, इसको फार्मूला से थीटा में कन्वर्ट कर दिया ना, और इसका माइनस यहाँ ले आए, तो अब ए जो थीटा है अलग थीटा है या सेम थीटा है, सेम ही थीटा है, उसका इफेक्ट आपने यहाँ पे माइनस दे दिया, उसका इफेक्ट जो माइनस था ना ये वो यहाँ पे आ गया है, और आने के बाद क्या दिख रहा है 180 माइनस थीटा या थीटा, तो क्या बोलेंगे एंगल बिटवीन ए एन, तो दोनों फार्मूला में थीटा क्या है एंगल बिटवीन ए एन बी, ये बोलते रहेंगे तब बोलना है ए और माइनस बी, बट इसको जब इसको 180 माइनस थीटा के कंप्लीट थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर दिए तो ये ए और माइनस बी बोलेंगे, अब फिर से ए और बी बोलेंगे, ए एन बी, तो यहाँ पे अगर ए प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा, करेक्ट है। चलिए बॉक्स में कर लिया, तो अब बोलो भाई यहाँ देखिएगा किसी भी दो वेक्टर से, किसी भी दो वेक्टर से, अच्छा ए लेंथ का एरो यहाँ देखना है, तो ए लेंथ का एरो और ए लेंथ का एरो डिफरेंट है या सेम है, लेंथ ऑफ एरो सेम नहीं स्टूडेंट सेम ही है, क्या रहेगा, मतलब इस पर डायरेक्ट नहीं लिखा, थोड़ा बगल में लिखा है, थोड़ा छोटा दिख रहा है बट है यही लाइन, तो तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, दैट्स वाई आज के बाद यहाँ देखना है सबको, आज के बाद किसी भी दो वेक्टर से अगर कोई पैरेललोग्राम बनाते हैं, यह है वेक्टर ए और यह है वेक्टर बी, तो ये क्या हो जाएगा बी और ये क्या हो जाएगा ए, तो रिजल्टेंट तो आप निकाल ही लेंगे, करेक्ट, तो ए क्या रहेगा ए प्लस बी, तो दूसरा एरो क्या इंडिकेट करेगा, ए इंडिकेट करेगा क्या, ए इंडिकेट करेगा ए माइनस बी, बट ए क्या इंडिकेट करता बी माइनस ए, अगर ये है ए माइनस बी तो जस्ट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया, तो माइनस से मल्टीप्लाई किए होंगे तो क्या रहेगा बी माइनस ए, बट ए माइनस बी और बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा, तो ए माइनस बी या बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला अलग दिखेगा या सेमी फार्मूला रहेगा, ये लिख लीजिएगा। तो पैरेललोग्राम लॉ में दोनों डायगोनल का मीनिंग समझ में आ गया, इफ वन ऑफ द डायगोनल इज व्हाट, इफ वन ऑफ द डायगोनल इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, मतलब ए प्लस बी, देन अदर डायगोनल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट ए माइनस बी या बी माइनस ए, करेक्ट है। चलिए इसको हटाएं, हो गया। अब हेडिंग बनाना है, यूनिट वेक्टर, कौन सा वेक्टर, अब एक मिनट रुको भाई, फिर से एक बार, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कब बोलते हैं, वैसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी और, तो देखिए हर वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए उसका एक रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर रहता है, एवरी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए क्या रहेगा उसका एक रिप्रेजेंटेटिव। मान लेते हैं कि मैंने ए बोल दिया, यहाँ देखो भाई ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ, मैं क्या किसका यूनिट वेक्टर पूछा, लेकिन यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर जो वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर रहता है उसको ऐसे दिखाते हैं यू कैप,
सफिक्स लगाते हैं ए। इसको पढ़ेंगे क्या, मैं लिखवाऊंगा यूनिट वेक्टर किसका, ए का। तो सर यूनिट वेक्टर है क्या, तो ये जो यूनिट वेक्टर है वो वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेटिव है, किस बात का, डायरेक्शन बताने के लिए, किसका, यस। तो आज के बाद एवरी वेक्टर, हर वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया गया है। तो कोई पूछेगा कि कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा किसी वेक्टर का डायरेक्शन के लिए, हुआ रिस्पॉन्सिबल, तो बोलना है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, उस वेक्टर का, लिखिए एवरी वेक्टर हैव ए यूनिट वेक्टर। पहला पॉइंट यूनिट वेक्टर में, एवरी वेक्टर हैज ए यूनिट वेक्टर, कॉमा यूनिट वेक्टर ऑफ एनी ऑफ ए गिवन वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर are responsible for direction of that vector, are responsible for direction of that vector। समझ में आ गया। तो आज के बाद किसी भी वेक्टर का ऐसे दिया जाएगा, यहाँ देखो भाई, कल के डेट में आगे कुछ बातें थोड़ा ऊपर लेवल तक चला जाएगा। आई जे क्या क्या होता है बाद में अभी जस्ट बताएंगे। ऐसे कोई वेक्टर दे देंगे, अब तब पूछा जाएगा इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या, और अगर पूछा जाएगा इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या, तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए, और उस डायरेक्शन थोड़ा मिक्स रहेगा, उलझा हुआ रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज के बाद किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताने कोई पूछता है तो क्या करना है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल कर आंसर दे दीजिए। ये है इसका यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है किस बात के लिए, उस वेक्टर के डायरेक्शन बताने के लिए। करेक्ट है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट, एक्स बाई एक कोई जेड है। अब मुझे मॉडुलस ऑफ जेड लेना है, दोनों तरफ क्या लेना है, तो क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ एक्स बाई वाई। और ये मॉडुलस का प्रॉपर्टी आप ऐसे भी लिख सकते हो तोड़कर, मॉडुलस ऑफ एक्स बाई मॉडुलस ऑफ, पूरे क्वांटिटी का कोई क्वांटिटी डिवीजन में है, अब पूरे क्वांटिटी का मॉडुलस लेते हैं तो उसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग कर सकते हो। करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, मॉडुलस ऑफ एक्स और डबल मॉडुलस ऑफ एक्स अलग चीज़ है या एक ही बात है। सर मॉडुलस का काम था पॉजिटिव बना देना, अब पॉजिटिव को कितना बार पॉजिटिव बनाएगा, एक ही बात है। और एक बार पॉजिटिव बन चुका है तो 10 बार लगा दी कि मॉडुलस अलग होगा या सेम ही बात रहेगा, सेम बात रहेगा। लिखो भाई दो चीज़, देखिए किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर के लिए एक डिफाइनिंग इक्वेशन है। तो आज के बाद किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। तो उस ओरिजिनल वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। इस वेक्टर को किसे डिवाइड करना है, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। करेक्ट है। और इसको मैं क्या बोला हूँ, डिफाइनिंग इक्वेशन। तो आज बाद किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का डिफाइनिंग इक्वेशन है, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और तब जो मिलेगा, यहाँ तो देखो भाई, तब जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। किसका, चलो भाई यहाँ देखिए, अब फार्मूला को देखने का अलग अलग नज़रिया। किसी वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, मतलब उसमें से डायरेक्शन को हटा दिए, बोले हाँ। मान लेते हैं कि मैं बोलूँगा बस इज मूविंग विथ 10 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स गणेशपुरी। अब तब पूछेंगे व्हाट इज स्पीड ऑफ बस, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा हूँ, बस स्पीड पूछ रहा हूँ। तो क्या बोले 10 किलोमीटर पर आवर, क्या माइनस करके क्या हटा कर बोले, डायरेक्शन को नहीं क्लियर किए।
वैसे ही क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? एक ही बात है ना भाई। ये ब्रैकेट क्या है? बोलिए, मैग्नीट्यूड क्या है? मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो नहीं लगता जस्ट बिहेव लाइक लैम्डा? एक फार्मूला भी पढ़ाए थे, बी इक्वल टू व्हाट, लैम्डा इनटू ये, याद है? तो दिस वन जस्ट बिहेव लाइक लैम्डा। और एक ऐसा लैम्डा है पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है ना, इसमें डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। तो ये है पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी जस्ट लाइक लैम्डा। और किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस जो नया वेक्टर मिलता है उसका डायरेक्शन उसके पैरेलल रहता है। करेक्ट है? तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन और वेक्टर ए का डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको क्या बोले हैं, रिस्पॉन्सिबल। यूनिट वेक्टर जो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है वो किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है? उसके डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन सही उल्टा देगा या सीधा देगा? दैट्स व्हाई ए और यू ए क्या है, एंटी पैरेलल या पैरेलल? पैरेलल है। तो फार्मूला को देखने का अलग अलग नज़रिया, एक ही इसी चीज़ को देख रहे हैं बट थोड़ा मॉडिफाई करके देख रहे हैं कॉन्फिडेंस के लिए कि इस बात सही था या गलत था। बिल्कुल परफेक्ट है, राइट? तो आज के बाद किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो जो डायरेक्शन देगा और जो ओरिजिनल वेक्टर था डिफरेंट डायरेक्शन रहेगा या पैरेलल रहेगा? पैरेलल रहेगा। ये बात हो गया। इसका मतलब यू ए पैरेलल टू व्हाट, ए। इसको हम लोग कैसे एनालाइज किए स्टूडेंट? इसको सर बी मान लिए और इस ब्रैकेट को क्या मान लिए, लैम्डा। तो इक्वेशन दिखने लगेगा बी इक्वल टू लैम्डा इंटू ए जैसा। बी इक्वल टू व्हाट, लैम्डा इंटू ए। अब यहाँ देखना है मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या करेंगे स्टूडेंट? तो आज के बाद किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करना है, मॉडुलस लगाना है। और इसके बदले क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। एग्री? और अभी जस्ट बताया था कि अगर ऐसा रहेगा तो आप इसको ऐसे तोड़ कर लिख सकते हो। करेक्ट? तो एक बार ऑलरेडी मॉडुलस लगा हुआ है तो दो बार लगाने से कोई फर्क पड़ेगा या सेम ही बात रहेगा? नहीं लगता कि एक कट कर 1 हो जाएगा, कट क्या हो जाएगा? तो एक्चुअली आज एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, डिफाइन यूनिट वेक्टर। तो उसको पहला डिफिनेशन मतलब अगर बढ़िया से फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तब तो ऐसे पहला लाइन लिखेगा, द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, द वेक्टर हैविंग। करेक्ट है? और सेकेंड लाइन अगर और भी लिख देते हैं कि यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, तो ये हो जाएगा परफेक्ट। जनरली लोग क्या करता है, यही एक लाइन लिख के आ जाता है क्योंकि उनको नाम यूनिट ज़्यादा याद रहता है। तो यूनिट किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 1 रहेगा। मैग्नीट्यूड वो चेंज नहीं करेगा भाई, मैंने पहले ही लाइन लिखवा दिया है। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर सिर्फ किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्शन के लिए। मैग्नीट्यूड ने चेंज नहीं करेगा। करेक्ट है? मैग्नीट्यूड चेंज कर देगा तो दो बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मैंने सिर्फ कितना बात के लिए रिस्पॉन्सिबल बोला, डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन के लिए उसका तो मैग्नीट्यूड 1 होना ही पड़ेगा। करेक्ट है? ये वैल्यू क्या हो गया, 1। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन, इस सबको मैं लैंग्वेज दे दूंगा। यू ए इक्वल टू, बोलो भाई, वेक्टर ए बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। लेट अस सपोज ए इज द एक्सेलरेशन वेक्टर। क्या है? तो अगर ए एक्सेलरेशन वेक्टर है तो ऊपर में इसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नीचे में यूनिट क्या रहेगा, नीचे भी तो वही रहेगा ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कैंसिल कर दें? अब बोलिए, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर यूनिटलेस होता है। क्या होता है? यस। तो 3 बात ऑब्जर्व किए। पहला बात कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसका डायरेक्शन को बताता है, पैरेलल होता है। दूसरी बात, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। और तीसरी बात, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस वेक्टर, हैविंग सम यूनिट या यूनिटलेस। तीनों बात को लिख लिया जाए लैंग्वेज में।
तीनों लिखिए। आप एग्जाम के लिए जाइए। नोमेनक्लेचर वगैरह जो पढ़ा रहे हैं तो उसको तोड़ तोड़ कर टेस्ट लेते रहूँगा। नोमेनक्लेचर का जैसे ही हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर फिनिश करूँगा, हाइड्रोकार्बन में रहेगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, करेक्ट, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, अल्काइल, अल्किनाइल, अल्काइनाइल, इतना जब कवर कर लेंगे तो उस पर एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। वैसे मोल कॉन्सेप्ट अगर 4 क्लास हो गया, 5 क्लास, तो उस पर टेस्ट है, मतलब टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये जहाँ तक पढ़ा रहे हैं इसका भी एक तरीका रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का एक टेस्ट पेपर बना हुआ होगा, तो ऐसे टेस्ट रहेगा। और टेस्ट का क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप क्लास में 100% बैठोगे, और घर पे जाकर प्रॉपर पढ़ के आइएगा तब बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत इनिशियल बहुत आसान क्वेश्चन दूंगा इंटरेस्ट लाने के लिए, मार्क्स दिखने के लिए। ठीक है, और घर पे जाके क्लास में करवाया हुआ मोल कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम, बाकी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। 2 चीज़ का प्रॉब्लम घर पे जाके दोबारा करना है, रफ में एक फिजिक्स का प्रॉब्लम और एक मोल कॉन्सेप्ट का, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा थोड़ा उलझा हुआ नजर आएगा। तो घर पे जाकर सेकंड टाइम प्रॉब्लम रफ में कीजिएगा तो समझ आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये लगा रहे हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। करेक्ट है? देखिए, यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। लैंग्वेज देते हैं, यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। कॉमा, यूनिट वेक्टर इज ए यूनिटलेस। यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस। देखिए, एक मिनट यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनना भाई। अगर सिर्फ इस बात को आप रट के जाते हैं कि यूनिट वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो कोई भी आपको कंफ्यूज कर देता। मान लेते हैं मैंने आपके सामने ए ले देता, मतलब बाकी मैं यूनिट वगैरह के लिए कुछ बात नहीं करता, सिर्फ आपको दिमाग में बैठा था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, और तब इसका आप बोलते हैं कि व्हाट द मैग्नीट्यूड, हाउ मच द मैग्नीट्यूड 1। और तब जब मैग्नीट्यूड 1 है तो फिर आप मैं फोर्स करता है कि ए यूनिट वेक्टर है या नहीं है। तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड 1 जानते रहते तो बोलते यस यूनिट वेक्टर है। अभी ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट है। क्या है? यूनिट है। तो यूनिट वेक्टर हैविंग सम यूनिट या यूनिटलेस? यूनिटलेस को दोबारा अंडरलाइन करो भाई, ठीक है। तो वेक्टर है लेकिन यूनिट वेक्टर नहीं है। क्या बोल कर यूनिट वेक्टर नहीं है? मैग्नीट्यूड की वजह से या यूनिट है उसकी वजह से? यूनिट है उसकी वजह से। इसको लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये है ओरिजिन, करेक्ट। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है? और ये है पॉजिटिव जेड एक्सिस। और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे से कितना एंगल बनाता है? 90 ना। दो कार्टेशियन एक्स लाइन एक दूसरे को कितना पे इंटरसेक्ट करता है? 90 डिग्री पे। तो इसके बीच में कितना एंगल रहेगा? बोलिए 90 डिग्री। इसके बीच में कितना रहेगा? इसके बीच में कितना रहेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा,
ए एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस, तो ये क्या रहेगा जेड एक्सिस। अब इसका एक्स को इधर बढ़ाएंगे तो निगेटिव एक्स एक्सिस, वाई को इधर बढ़ाएंगे तो निगेटिव वाई एक्सिस, और जेड को नीचे बढ़ाएंगे तो निगेटिव जेड एक्सिस। करेक्ट है। लेकिन मुझे 3 डायमेंशनल डायग्राम को 2 डायमेंशन में प्रेजेंट करना था। करेक्ट है। तो यहाँ देखिएगा, बाकी वेक्टर का डायरेक्शन नहीं हम लोग वहाँ डिवाइड करने के बाद निकालेंगे, बट कार्टेशियन सिस्टम में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। तो आज के यहाँ देखो भाई, आज के बाद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंटेटिव है आई कैप। इसे बताएंगे। अब पॉजिटिव वाई एक्सिस का रिप्रेजेंटेटिव, ये पूरे फिजिक्स में अगर बोलेंगे व्हाट द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो जे कैप बोलना है। कौन रिप्रेजेंटेटिव है? और पॉजिटिव एक्सिस का आई कैप, अब पॉजिटिव जेड एक्सिस का के कैप। क्या बोलेंगे? यस। तो आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर along which direction? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नॉट एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बोलो भाई, माइनस आई कैप किधर का डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस का। इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? बोले जे कैप के लिए क्या लिखिएगा? यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव वाई एक्सिस। माइनस जे कैप क्या रहेगा? यस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है। के कैप रहेगा यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव जेड एक्सिस। यस। यहाँ तक आइए। आई प्लस आई कैप प्लस जे कैप एम प्लस के कैप। आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? जे का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। और के कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? और माइनस आई कैप का भी कितना रहेगा? 1 माइनस जे कैप का 1 और माइनस के कैप का। देखिए तो स्टूडेंट, ये सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं? यस। आई इक्वल टू, समझ में आया है यहाँ तक? जहाँ पर नेक्स्ट में आएगा तो क्लास में पूछते रहिएगा। आई इक्वल टू जे लिख सकते हैं? आई इक्वल टू जे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? फर्स्ट या सेकेंड क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, कोई भी दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तभी होगा जब उसका टाइप सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो। दोनों का एक चीज़ तो सेम है, मैग्नीट्यूड, बट क्या डायरेक्शन सेम है? दैट्स वाई आई नॉट इक्वल टू से। करेक्ट है। किसकी वजह से इक्वल नहीं हुआ? डायरेक्शन की वजह से। करेक्ट है। ये तो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया हूँ। कोई व्हाट आर कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स आर इक्वल? सेम टाइप पहले बोलना है, उसके बाद सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन।
मेरे नोटबुक के हर एक लाइन को बार बार फॉलो कीजिए, उसमें बहुत बारीकी तौर की चीज़ों को सिखा रहा हूँ। अब बुक से थ्योरी पढ़ोगे तो उलझा हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम है। उसी को 1 बाय 1 सीक्वेंस वाइज सिस्टमेटिक, इसके बाद ये पढ़ाना चाहिए, इसके बाद ये पढ़ाना चाहिए, ऐसे चल रहा हूँ। तो J नॉट इक्वल टू K कैप एंड K नॉट इक्वल टू I कैप। अब इक्वल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? ठीक है, दोनों का डायरेक्ट, दोनों वेक्टर सेम नहीं है बट मैग्नीट्यूड तो सेम है। दैट्स वाई ये सेम नहीं हो सकता है, इसको लेकर तो वेक्टर का फॉर्म है बट ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो आई का मैग्नीट्यूड इक्वल टू जे का मैग्नीट्यूड इक्वल टू व्हाट, के का मैग्नीट्यूड इक्वल टू व्हाट, 1। तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम हो ही सकता है। दो वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब ये नहीं कि दोनों वेक्टर इक्वल हो गया, हो सकता दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट हो। दैट्स वाई वेक्टोरियल फॉर्म में इक्वल नहीं है बट मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, इक्वल। ऐसे लिख लीजिएगा। फिर से एक और यहाँ देखिए, एक क्या है पढ़िए तो, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर किसका, वेक्टर ए का, वेक्टर ए। क्या लिखेंगे, वेक्टर ए और डिवाइड बाई ए। क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ए इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो सर बात तो एक ही है,
बट बात अलग है। फिर से वेक्टर का पहला लाइन बोलो भाई, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ वेक्टर? क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी, और एक कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, इसका क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या है? और किसी वेक्टर में का मैं डायरेक्शन बताने के लिए उसके साथ क्या ऐड करना चाहिए? यूनिट वेक्टर। किसको एसोसिएट करना चाहिए? तो ये हो गया जो लिख रहे हैं वो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है? डायरेक्शन। तो क्या है? तो समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन कैसे था। तो आज के बाद किसी वेक्टर का, एक मिनट, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने अलग बताया और डायरेक्शन अलग बताया, तोड़ कर बताया। भाई मैग्नीट्यूड है 10 और डायरेक्शन है दिस, और तब उस क्वांटिटी को वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। तो क्या करना है? मैग्नीट्यूड लिख दीजिएगा और उसके साथ क्या ऐड कर देना है? उसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन से। तो डायरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? होता है ना कोई क्लास में मॉनिटर, वैसे किसी वेक्टर का डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंटेटिव कौन? उसका यूनिट वेक्टर। करेक्ट है? तो अब कंप्लीट हुआ डिफिनेशन। करेक्ट। तो ये हुआ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये क्या हुआ? उस वेक्टर। अब आपको मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसको वेक्टोरियल फॉर्म लिखना है। देखिए, इफ एनी पार्टिकल मूविंग any particle is moving with speed 20 meter per second along positive x axis, तो यहाँ देखिएगा मैंने वेलोसिटी टर्म यूज नहीं किया, मैं यहाँ पे टर्म यूज किया क्या? स्पीड। तो स्पीड किसी पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड क्या होता है? किसी पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो मैंने उस पार्टिकल का क्या बताया? मैग्नीट्यूड बताया और डायरेक्शन बताया, और तब उस पार्टिकल का वेलोसिटी को वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सर पहले मैग्नीट्यूड लिख देंगे और उसके बाद डायरेक्शन जोड़ेंगे। अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंटेटिव आज का डायरेक्शन मैंने क्या फिक्स किया? आई कैप। कौन सा कैप? यस। तो इस पूरे सेंटेंस का वेक्टोरियल फॉर्म में ये ऐसे लिखेंगे, v इक्वल वाट 20 आई कैप, 20 उस फार्मूला से। सही है? तो आज का अगर लैंग्वेज दिया रहेगा, यहाँ देखो भाई, लैंग्वेज दिया रहेगा किसी वेक्टर का, तो क्या उसको वेक्टोरियल फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है। बहुत छोटा छोटा बात है लेकिन बड़ा गहराई है, बहुत डेप्थ है, उसको तरीके से समझना है। करेक्ट है? एक और सेंटेंस, एनी पार्टिकल मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड along नेगेटिव एक्स एक्सिस, तब इस पार्टिकल का वेलोसिटी को वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। 10 आई कैप, 10 ये हो गया 10 माइनस। अब फिर यहाँ देखिएगा, स्कूल के यहाँ में बैठे हुए हैं तो ऐसे लिख देना है, बाद में इसको -10 आई कैप लिख सकते हैं। ये और ये अलग बात है, एक ही बात है, सेम बात है। करेक्ट है? अब बढ़िया से हेडिंग बनाइएगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए, किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट हो सकता है? बोलिए, किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट? एक कौन सा लॉ से पता चला था? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ, यहाँ पे मैंने क्या बोला था? किसी भी वेक्टर का कितना कंपोनेंट पॉसिबल है? इनफाइनाइट कंपोनेंट। करेक्ट है। कार्टेशियन सिस्टम में 3 कंपोनेंट। तो इसलिए आज के बाद कोई टीचर पूछते हैं हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर पॉसिबल, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। पहला बोलना है कि सर किसी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट होता है अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ। बट अगर हम लोग काम कर रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, तब किसी वेक्टर का मैक्सिमम 3 कंपोनेंट। राइट? तो 3 नहीं बोलना है, पहले बोलना है इनफाइनाइट। अब फिर से ऐड कर देना है कि अगर हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में काम करेंगे तब कितना कंपोनेंट लेंगे? 3 कंपोनेंट। राइट? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। करेक्ट है। अब इसको पहले समझते हैं स्टूडेंट। यहाँ देखिए, ए वेक्टर ए क्या है? और आज के बाद अगर वेक्टर ए लिखकर उसमें सफिक्स एक्स लगा दिया, क्या लगा दिया? तो इसको पढ़ने का तरीका होता है, एरो नहीं दिया, फिर सिर्फ सफिक्स क्या लगाया? एक्स। तो इसको आज के बाद पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग, यस। तो एक्स का मतलब क्या है? इस वेक्टर का कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर इसमें सफिक्स लगा दिया बाई ए वाई, तब क्या बोला जाएगा? कंपोनेंट वेक्टर अलोंग। मतलब ऐसा पढ़ने का तरीका पहले सीख रहे हैं। अगर इसमें ए जेड लगा दिए तब देखिए कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है? कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। सही है? और अगर वेक्टर ए है और इसके लिए हम लोग अगर ऐसे कर दिए तब क्या पढ़ेंगे? जहाँ पे इज एनी डायरेक्शन, ये क्या है? इज कंपलसरी कि सिर्फ 3 डायरेक्शन रहेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में भी एक डायरेक्शन गया जिसका नाम ई डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? वैसे ही ई क्या है? एक सर एनी डायरेक्शन। और किसी कंपोनेंट का कितना कंपोनेंट हो सकता है? इनफाइनाइट। मतलब जिस डायरेक्शन में चाहोगे उस डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हो, जिस डायरेक्शन में चाहोगे उस डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। राइट? तो इसको क्या पढ़ेंगे? और इसी वेक्टर का ऐसे दिया रहेगा ए ई, तो क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ ई, द डायरेक्शन ऑफ ई, वेर इज व्हाट? एनी डायरेक्शन। लिख लीजिएगा, वेर इज। पहले तो पढ़ने के लिए सीख रहे हैं कि नया नया बात आ रहा है, इसको क्या पढ़ेंगे। राइट? बाद में कैसे निकालेंगे कंपोनेंट वो सीखेंगे, पहले पढ़ने सीखते हैं। तो समझ में आ गया कि किसी भी वेक्टर में सफिक्स दिया रहेगा और उस पर एरो नहीं रहेगा, मतलब वो क्या है? उस वेक्टर का कंपोनेंट। किधर? उस डायरेक्शन के अलोंग, उस डायरेक्शन के अलोंग। लिखिएगा बढ़िया से। अब देखिए, पहले हम लोग डायग्राम वाइज कंपोनेंट को समझेंगे, अब बाद में उसका फार्मूला तो दूंगा ही। ठीक है? ये मेरा कोई एक वेक्टर दिया हुआ है। करेक्ट? और मान लेते हैं कि एक कोई सरफेस है स्टूडेंट,
और यहाँ देखना है, यहाँ देखो भाई, ध्यान हटे, यस संजय आदित्य, यहाँ देखो ऐसे है, अरे कोई सरफेस है, और तब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऊपर से लाइट डाल रहे हैं कि इसका शैडो इस सरफेस पे कैसे बनेगा। ऊपर से लाइट डाल रहे हो भाई, ऐसे तो नहीं, ताकि इसका शैडो यहाँ पे बनेगा, करेक्ट, और शैडो ऐसा दिखेगा, बोले हाँ। तो जो ऊपर से लाइट डालेंगे, ये जो शैडो दिखेगा इस लाइन का, वेक्टर का, इस शैडो जो है वही इस डायरेक्शन के अलोंग इसका कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब क्या, चीज़ों को तोड़ना, चीज़ों को, तो इस वेक्टर को किस डायरेक्शन तोड़ दिए, इस डायरेक्शन में ब्रेक कर दिए। और कंपोनेंट ब्रेक करने को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अलग बात है, सेम बात है। रिजॉल्व करने का मतलब चीज़ों को तोड़ना हो 1 by 1, करेक्ट है। तो ये तो हो गया कि सर क्या बार बार शैडो बनाते रहेंगे, बार बार शैडो बनाने का रिक्वायरमेंट आज के बाद नहीं है। यहाँ देखिए, ये समझ में आ गया मोटा मोटी, तो दिमाग में आना पड़ेगा ना कि कंपोनेंट का मतलब सर क्या होता है, और किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट, तो इनफाइनाइट। तो डायग्राम से पहले प्रूफ कर देंगे कि इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ ऐसा टेक्निक बताएंगे, राइट। और उसको फिर जो बात बोल रहे हैं उसको मैं फार्मूला से भी प्रूफ करते चलता हूँ। जैसे मैंने एक बात बता दिया था कल कि अगर पैरेललोग्राम में ए और बी का साइड लेंथ इक्वल रहेगा तो रिजल्टेंट उसके एंगल बाइसेक्टर से पास करेगा। बाद में उसको प्रूफ कर दिया मैथमेटिकली, tan अल्फा इक्वल टू tan θ/2 से, मतलब अल्फा इक्वल टू θ/2, तो मैथमेटिकल प्रूफ था। बट मैथमेटिकल प्रूफ से पहले मैं 9th क्लास का ज्योमेट्री से प्रूफ कर दिया। कौन सा क्लास में था पैरेललोग्राम पढ़ना, 9th या 10th में या 8th में, उससे पहले ही था। तो उतना आसान सा बात से इतना बड़ा बात हम लोग सीख लिए हैं। तो चीज़ों को छोटा छोटा बात से सीखते रहना है। जैसे कोई फिजिक्स के क्लास में इसका बहुत भयानक यूज करूँगा, ऐसा पढ़ें, सर्कल पढ़ें कहीं पे, कौन सा क्लास में, 10th में। ये बहुत फेमस थ्योरम हम लोग के टाइम पे हुआ करता था कि ये आर्क सेंटर पे जितना बड़ा एंगल बनाएगा वही सेम आर्क अदर देन सेंटर पेरीफेरी पे θ/2 बनाएगा, राइट। यहाँ पे या हर जगह, हर जगह। ये थ्योरम हुआ करता था, आप लोग भी पढ़े होंगे। इसको बहुत हम लोग इंटरेस्ट लेके प्रूफ करते थे, लगता था कि यही बहुत बड़ा चीज़ है एक्चुअली बहुत बड़ा चीज़ है, ये बहुत बड़ा है। इसका सर्कुलर मोशन में फिजिक्स में हम लोग बहुत बड़ा यूज करते हैं। तो जो भी आप पढ़ कर आए हो तो ये मत सोचना कि बेस्ट चला जाएगा। जैसे आप बोलते हैं सर 9th और 10th में जो पढ़े हैं काम, बिल्कुल काम आएगा भाई। 2/3 × 6.023 × 10⁻23 मल्टीप्लिकेशन काम में आ रहा है ना, 5th 6th क्लास में सीखे हैं। IC में आप सबसे स्लो हो, मोल कॉन्सेप्ट में आप लोग कॉन्सेप्चुअली स्लो नहीं रहेंगे, किस में स्लो रहेंगे, 6th और 7th क्लास के मैथ में, जहाँ पर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा। तो वहाँ पे सोचेंगे कैलकुलेटर यूज़ कर लें, बट एग्जाम में तो अलाउड है नहीं। इसलिए आप जितना घर पे भी काम करते हो तो जितना कैलकुलेशन कर सकते हो, मतलब हम लोग ऐसे होता है जो इसका रिफिल मैं वीक में काउंट करता था कितना ख़त्म किया, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ऐसे जमा करते थे। और उस टाइम पे, अभी तो खैर डिफरेंट बहुत पेन हो गया, उस टाइम पे 2 पेन बहुत फेमस हुआ करता था, एक रेनॉल्ड्स और एक लिंक तो अभी भी चलता है 2। और उसको थोड़ा थोड़ा रिफिल थोड़ा ख़त्म करने के बाद थोड़ा उसमें इंक बचा रहता था तो बचाते रहते थे। बोले क्यों, थोड़ा चलने के बाद बहुत स्मूथ हो जाता है, तो उसको एग्ज़ाम के लिए बचा के रखते थे। एग्ज़ाम में न्यू पेन से नहीं लिखते हैं, इस रफ़ रहता है, स्लो रहते हैं, मतलब बहुत सारा स्टैटिक भाई। आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, IIT का तैयारी कर रहे हो, टेस्ट में बैठ रहे हो, कहीं पे भी हडल क्रिएट नहीं हो, एग्ज़ाम को देना, बहुत बड़ा एग्ज़ाम देना है, बिल्कुल भी नया कपड़ा, नया जूता, जितना सिंपल वे में जा सकते हो। डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, नया जूता पहन रहे हैं, एकदम टाइट हो रहा है, कट रहा है पैर, उसी में ध्यान जा रहा है बार बार। वहाँ पे क्या चाहिए, एकदम रिलैक्स माइंड। जितना कूल माइंड से जाओगे, एग्जाम हॉल में जाओ, सेंटर पे अपने फ्रेंड इधर आ रहा है, तुम इधर मुड़ जाओ, बात ही मत करो, बजा फ्रेंड मिल गया अच्छा। एग्जाम हो तो निकलोगे तो बिल्कुल फ्रेंड से बात मत करो। तुम्हारा एक क्वेश्चन, अच्छा मेरा ऑप्शन तो सी था, नहीं तुम्हारा गलत हो गया, मेरा तो डी था। अब वहाँ से परेशान हो, बेचारा 3 घंटा एग्जाम तक निकला है, ऊपर से पेरेंट्स पूछ रहे हैं कैसा गया। उस टाइम पे उसको खिलाइए, पानी पिलाइए, जूस पिलाइए,
एग्जाम का पूछ रहे हैं, बच्चा ऐसे ही प्रेशर में निकला है, बहुत सारा चीज़ फॉलो करना पड़ता है। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ देखिएगा, एक तो हो गया कि शैडो बना के देखना है, लेकिन अब शॉर्टकट ट्रिक ये है कि आज के बाद कोई भी वेक्टर रहेगा और इस वेक्टर का किसी डायरेक्शन में एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन है E1, क्या है E1, तो उस डायरेक्शन, उस वेक्टर का टेल से उस डायरेक्शन को पास करेंगे लाइन, ये मेरा डायरेक्शन हो गया। अब मुझे इस वेक्टर को इस डायरेक्शन के अलॉन्ग रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व करना मतलब कंपोनेंट ब्रेक करना है। तो इस वेक्टर के हेड से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देना है, क्या करना है, यस। और जहाँ पे परपेंडिकुलर आकर फॉल करेगा वहाँ पे एक एरो बना दीजिए, और इसका नाम अगर OA है तो ये क्या हो गया OM, और OM को क्या पढ़ेंगे, OM इज द कंपोनेंट of vector A along E1. OM is the component of vector A along, समझ में आ गया। क्या करना है स्टूडेंट, सर जिस वेक्टर का कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ लेना है तो उस डायरेक्शन को उस वेक्टर के टेल से पास करना है, और फिर उस वेक्टर का हेड से उस डायरेक्शन पे क्या करना है, परपेंडिकुलर, और जहाँ पे परपेंडिकुलर आके गिरेगा वहाँ पे हेड दे देना है, और ओरिजिनल वेक्टर के टेल से यहाँ तक हेड को इसको ऐसे मिला देना है। और ये जो OM रहेगा इसी को पढ़ेंगे OM इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along E1, लिख लीजिए, समझ में आ गया। along E1, सही है ना। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखिए तो ये कंपलसरी कि एक ही डायरेक्शन रहेगा। इस पॉइंट से आप कितना डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हो, सर इनफाइनाइट। ओके, तो बहुत बढ़िया ट्रिक मिल गया है। यहाँ देखो भाई, अब इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए क्या करोगे, सर यहाँ से अब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बोलिए यस। अब तो जो मैं लाइन बोला था वो प्रूफ हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे ON। ON क्या है, ON इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along E2। तो इसको ए भी ड्रॉ कीजिए, ए भी ड्रॉ कीजिए, बड़े से ड्रॉ कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सेम डायग्राम में। ये कौन सा डायरेक्शन है, इसके अलॉन्ग कंपोनेंट ब्रेक करना है, तब क्या करेंगे, इसको P देते हैं। OP क्या है, पढ़िए, OP इज द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ E3। तो इस तरीके से यहाँ पे A इसके जैसा कितना डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट, चारों तरफ, और जिस तरफ चाहेंगे उस तरफ इसको क्या करना है, एक ही काम तो करना है। डायग्राम के लिए मैं बता रहा हूँ, फार्मूला अलग अलग रहेगा। डायग्राम वाइज इसके हेड से उस डायरेक्शन में क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, करेक्ट है। तो क्या है, क्या यहाँ से यह स्टेटमेंट प्रूफ हो गया है किसी भी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकता है, क्योंकि उस वेक्टर के टेल से इनफाइनाइट डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, और हर डायरेक्शन में उस वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर डालते रहेंगे, और जो मिलेगा यहाँ की इसके टेल से यहाँ तक का, इसके टेल से यहाँ तक का, इसके टेल से यहाँ तक का, वो सबको ही हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A इन द डायरेक्शन ऑफ E1, E2 एंड E3 रेस्पेक्टिवली। और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अलग बात है, सेम बात, लिख लीजिएगा, भूल जाइएगा बाद में, क्वेश्चन में आएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का ही दूसरा नाम क्या रहेगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो बस एक हेडिंग बना के छोड़ दीजिए, इसको पहले डायग्राम रोकिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
हेडिंग क्या रहेगा नेक्स्ट टॉपिक? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर।